దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా సీట్లు ఇవ్వాలి. సన్మానం చేస్తూ గౌతమ్ రావు గారు ఇక్కడ సార్ దిస్ సైడ్ అందరూ చప్పట్లు కొట్టి వారిని వెల్కమ్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలకు దీప ప్రజ్వలన చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రాజ్నాథ్ సింగ్ గారిని దీప ప్రజ్వలన చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. భారత్ మాతా కీ వందే వందే, భారత్ మాతా కీ. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా. అందరినీ కూడా లేచి నిలబడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు వందే మాతరాన్ని కలిసి పాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వందే మాతరం. हमारे भारत सरकार के कैबिनेट में मंत्री मेरे मित्र जी किशन रेड्डी जी और यहाँ के तेलंगाना के डायनामिक प्रेसिडेंट श्री रामचंद्र राव जी गारू, श्री के लक्ष्मण जी गारू, श्रीमती डी के अरुणा, श्री इटाला राजेंद्र प्रसाद फॉर्मर मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री राघवेंद्र राव गारू, श्री चंद्रशेखर गारू, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौतम राव गारू,
श्री वीरेंद्र गौर गारू, श्री कोमा रैया गारू, श्री एनजी रेड्डी गारू, श्रीमती बानुका नर्मदा एंड भरत प्रसाद गारू और यहाँ मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, लंबे समय के बाद हैदराबाद में इंटेलेक्चुअल्स को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ और यहाँ किस प्रकार की ह्यूज गैदरिंग में देख रहा हूँ, उससे मेरा विश्वास ये पक्का हो गया है कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह यदि किसी को प्राप्त है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है, एनडीए को। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विगत 12 वर्षों में जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज यदि हमारा भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत है। हैदराबाद जब भी मैं आता हूं साथियों, मेरे लिए यहाँ आना हमारे लिए स्वयं प्रसन्नता का विषय यह होता है। और एक बार फिर यहाँ पर आप सबके बीच आकर मैं अपने को बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाकर भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सुरक्षित करने का एक सराहनीय कार्य किया। आज का प्रोग्राम में कि भारत में यह एक हिस्टोरिकल ईयर रहे हैं, तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और इन 12 वर्षों में हमने न केवल पिछले डिकेड्स के जो गड्ढे भरे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में जो रिफॉर्म करना चाहिए और पूरे सिस्टम में हम लोगों ने रिफॉर्म भी किया है। हमने भारत के विकास के लिए जो रनवे तैयार किया है, जहां से अब भारत विकसित भारत बनने की उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। और 2047 में हमारा यह भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनकर रहेगा। अब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता द्वारा चुने गए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। और मैं मानता हूं यह रिकॉर्ड कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं, बल्कि यह उन पर जनता के अटूट विश्वास को का प्रतीक है, अटूट विश्वास को सिंबलाइज है। साथियों, इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहने के बावजूद उनकी पॉपुलरिटी में सारे देश में चले जाइए, कहीं पर भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि यदि मैं कहूं कि वह लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं जानकारी देना चाहता हूं आप सबको कि एक बहुत ही हाईली रिप्यूटेड इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा लोग उन पर भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उन पर विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं विश्वास, कॉन्फिडेंस वह थ्रेड है, वह धागा है, वह सूत्र है, व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को जोड़ने का काम करता है। और जिस दिन यह थ्रेड टूट जाता है, जिस दिन यह धागा टूट जाता है, सारे मजबूत रिश्तों में भी खटास आ जाती है और बड़ी बड़ी संस्थाएं कमजोर पड़ सकती हैं और बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। आप जानते हैं राजनीति में भी हर नेता की सबसे बड़ी पूंजी यदि होती है तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता,
किसी नेता की और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी कैपिटल, सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होती है तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। वर्ड्स और डीड्स में यदि अंतर यदि होता है, कहने और करने में यदि अंतर होता है, तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा होती है, विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते लंबे समय तक इंडियन पॉलिटिक्स में काम करने के कारण भारत की राजनीति में पैदा हुए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यदि चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार, और वहां पर क्लियर मेजॉरिटी से वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जनता का विश्वास पाने के लिए 4 क्वालिटीज हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर इंसान में जरूरी है। सबसे पहले होती है इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी। आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली न उठा सके, कोई क्वेश्चन मार्क न लगा सके। और दूसरी होती है साफ नीयत, क्लीन इंटेंशन। और तीसरी होती है काम करने की क्षमता, कुछ कर गुजरने का दिल में दर्पण। और चौथी होती है जो भी प्रॉमिसेस की जाएं, जो वादे किए जाएं, उनको एक्चुअल रिजल्ट्स में बदलने की काबिलियत जिसके अंदर होती है, वही देश और दुनिया का सबसे क्रेडिबल लीडर होता है, वही सबसे विश्वसनीय नेता होता है। मैं कह सकता हूं इस चारों कसौटी पर पूरी तरह से कोई खड़ा उतरता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही पूरी तरह से। और मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, किसी नेता के लिए लोगों का समर्थन लगातार पाने की सबसे पहली और बुनियादी जो शर्त होती है वह ईमानदारी। मोदी जी पिछले 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आप सभी जानते हैं। 12 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री, और इस रूप में देश की जनता की वह सेवा कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन, यदि मैं कहूं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की मिसाल है, यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अत्यंत सादगी के साथ जिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मुझसे ज्यादा नजदीक उन्हें किसने देखा है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। यह प्रधानमंत्री ने बड़े विश्वास के साथ, और इसका मतलब साफ था, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्ट व्यक्ति को किसी भी सूरत में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है। और साथियों, कांग्रेस की सरकारों के दौरान आपने देखा होगा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब कोई न कोई स्कैम की, बड़े घोटालों की खबर ना आती। कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम जैसे स्कैम्स की वजह से देश को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि धूमिल हुई है। कुछ लोग चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। जनता से उनको वोट मांगने का मेरे बहन भाइयों कोई हक नहीं। 2014 से पहले देश ने बोफोर्स घोटाला देखा, HTW पनडुब्बी घोटाला देखा है, टाटा ट्रक घोटाला देखा है, अगस्त वेस्ट रुपए से बढ़कर। हम लोग जब जिस समय जिम्मेदारी मैंने होम मिनिस्टर के रूप में संभाली थी, उस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का बजट हुआ करता था। आज अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का बजट है। कल्पना नहीं करता, लेकिन जिस पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं अपने सारे जो हमारा सिस्टम है नीचे का, उसको मैं कहना चाहता हूं। हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, मैं क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। भारत का एक रुपया भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में लगाया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, कोई एक पैसे का कोई आरोप नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सिर्फ अपने काम में ही ईमानदार नहीं है,
बल्कि अपने विचारों में भी ईमानदार है। हम अगले इलेक्शन की नहीं बल्कि अगली जनरेशन की चिंता कर रहे हैं। अगले इलेक्शन में क्या होगा केवल हम इसी की चिंता नहीं करते, अगली जनरेशन का क्या होगा हम इसकी चिंता करने वाले लोग हैं मेरे बहनों भाई। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर ही हम राम मंदिर बनाएंगे, पूरा करके दिखा दिया। हमने कहा था हर अवैध घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करें। आपने देखा होगा जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जाकर देख लीजिए, सभी जितने भी अवैध घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी जहां सबसे अधिक अवैध घुसपैठिए थे, आपकी जो एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, उसको समाप्त करेंगे। और हमने करके दिखा दिया। हमने अपने वादे के मुताबिक वक्फ कानूनों में भी जो आवश्यक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, आवश्यक सुधार होने चाहिए, तो रिफॉर्म में हमने कर दिया है। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, और बहनों भाइयों इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है और कई भाजपा शासित राज्यों में इस पर काम चल रहा है। अब आगे भी क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो कहा है हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन करें। जब नया संसद भवन बना था बहनों भाइयों, तो हमने सबसे पहले कदम महिलाओं को लेजिस्लेटिव बॉडी में 33% रिजर्वेशन देने का उठाया था। पहला कदम हमारा ये था, जिसे हम लोगों ने उठाया। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले से जुड़े हम जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो भी आवश्यक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे हम लोगों ने पेश किया था, उसको संसद में उन लोगों ने पास नहीं होने दिया। पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश की महिलाओं को, जब तक उनका हक नहीं मिल जाता, बराबर की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, उसकी बात करती है। और मैं कहना चाहता हूं यह भाजपा का वादा है, यह भाजपा का कमिटमेंट है। भाजपा का वादा, भाजपा का कमिटमेंट का मतलब है विपक्ष को ऐसा जवाब देंगी हमारी माताएं बहनें जैसा हाल अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में हुआ है। धन की खर्च नहीं, और हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम सबको विश्वास में लेकर यह काम करें। और मैं आज आपको कहकर जा रहा हूं, याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह आज बोल कर गए हैं, यह काम भी होकर रहेगा, इसको कोई रोक। साथियों, आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। हम भारत में नहीं आना चाहते। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला, उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी की चर्चा में क्यों कर रहा हूं, हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने, भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी याद है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कुछ विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, उन्होंने कहा। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया, जिनकी आंख का पानी भर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी भर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया। आतंकवादियों के संरक्षकों को
और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया की मदद कर रहा है। उन साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती है तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार है। आज दुनिया की 20% वैक्सीन की आवश्यकताओं को भारत पूरा करता है। और मैंने कहा कि जो वैक्सीन तैयार होती हैं वो 60% है, नॉट 20%, बट 60% वैक्सीन भारत में तैयार है। साथियों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 से ज्यादा देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन भी भेजी है कोविड के दौरान। आज भारत की इमेज पूरी दुनिया में जानते हैं, सामान्य इमेज नहीं। एक विश्व के 38 कंट्रीज ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए समझौते किए हैं। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में पहली बार आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में प्लांट लगा रही हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आगे भी प्लांट लगने वाले हैं, डिफेंस के भी प्लांट लगने वाले हैं। भारत में अपने ऑफिस खोल रहे हैं। और साथियों, जितने भी आईफोन पूरी दुनिया में बिकते हैं उनमें से 25% आज यही कहीं पर बन रहे हैं तो हमारे और आपके देश भारत में बन रहे हैं। पहले 2014 से पहले जब देश में कोई क्राइसिस आती थी, किसी देश में कोई क्राइसिस आता था तो वहां फंसे भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था, चाहे तुम्हारा जो भी हो, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज दुनिया के हर कोने में रह रहे हर भारतीय को पता है कि मोदी सरकार हमको अकेला नहीं छोड़ेगी। चाहे यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो या ईरान हो, सीरिया हो या सूडान हो, मोदी जी हर जगह से भारतवासियों को सुरक्षित लेकर भारत की धरती पर आए हैं। मेरे भाई, 2014 से पहले इंटरनेट सिर्फ ज्यादातर शहरों में और अमीरों के घरों में था। आज घर घर में इंटरनेट है। आज गांव का नौजवान भी 5G चला रहा है। 2G 3G की बात पुरानी हो गई, अब 5G चला रहा है। 2014 से पहले हजारों गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, आज हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली भी पहुंची। 2014 से पहले देश में अमीर టీ స్నాక్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం अभी का कोई इतना नहीं। नहीं देखिए, हेल्थ का तो कोई इश्यू नहीं था, पूरा हेल्थ अच्छा है। सब लोग ने अच्छा आराम से आए कि हेल्थी है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हुसैन साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। उन्होंने जब आए थे, जब हाजी लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने स्पीच दिया था और जाते उनके लिए भी 10,000 रुपये भी उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कोई नया कोई रूल आया था वहाँ पे कोई टिकट के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से शायद नरखान में ज़्यादा ऑयल प्राइस है, तो उन्होंने 10,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ भी जो लोगों को दिया।
वो काबिल तारीफ है। तो हमारे सीएम साहब बहुत आगे कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं रंजीत साहब, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और जितना भी मिनिस्टर है और जितना भी अन्य पार्टीज भी लोग ने जो भी इन्वॉल्व है मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। खासतौर पर सीएम साहब ने इस हज के टाइम को जो इतना क्विक एक्शन लिया, वो जो 10,000 रुपये जो बोझ पड़ रहा था लोगों के ऊपर, उन्होंने वो बोझ हटा दिया, वो काबिल तारीफ है। हाजी को आना तो बैठ जाओ। अरे बड़े भाई जरा। अरे फोन कौन है? खड़ा फोन पीछे ले आओ। फोन नीचे करो जी। यार पीछे ले यार। अरे फोन है पीछे ले आओ। अरे भाई ऐसे डब्बा टर्न करिए। इधर टर्न करके आप ले लो। इधर ऐसे ऐसे और एक डब्बा सबका पासपोर्ट दे दिया। भाई थोड़ा लगे और एक मिनट सर, एक सेकंड ये लो पासपोर्ट। भाई रीला बाद में हमारा पीछे आओ। हाजी साहब इधर आइए। हाजी साहब पहले हाजी इधर आइए। की खिदमत का मौका मिल गया ना बड़े भाई। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैर शरसुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं जो तेलंगाना रियासत के तरफ से जो आज़मीन हज जो अपना हज अदा कर आए, पहला काफ़िला को आज हमने यहाँ पर हमारे रियासती वज़ीर जनाब मोहम्मद अज़रुद्दीन साहब और हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा साहब मिलकर हमने आज जो अपना हज मुकम्मिल करके 428 हाजियाँ जो पहले काफ़िले में आए, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज मैं यहाँ पर आया और वो लोग यही कहे कि वहाँ के इंतज़ामात भी बहुत अच्छे थे बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके हज को जो पूरा अल्लाह के घर में
और सरकार के रोज़े की ज़ियारत कर कर वो लोग यहाँ पर आए और हमने उनसे मिला और बहुत खुश थे वो लोग। वहाँ के इंतज़ामात भी बहुत अच्छे थे उनके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ है और जब कभी भी हुकूमत की तरफ से कोई भी अच्छा काम होता है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ रहती है। आज की इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बर शरफ सदुद्दीन अवैसी साहब को पेश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंडिया को सारे दुनिया से वहाँ पर आज़मीन पहुँचे। यहाँ की जो हमारे कौंसल जनरल है सूरी साहब को बेस्ट इम्बार्गेशन पॉइंट ऑफ इंडिया से अच्छे खिदमत किए गए हैं, तो इंडियन हज कमेटी को उसका भी अवार्ड मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से जो आज़मीन गए थे उन हुज्जाज इकराम का आज पहला काफ़िला आया है, जिसके अंदर 428 हाजी तशरीफ़ लाए हैं। सब खैर आफत से हैं और मिनिस्टर साहब ने सबसे नफीस मिला और हमारे MLC साहब ने सबसे अहमद बेग साहब ने मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। यहाँ के इंतज़ामात, हमारे हज इंस्पेक्टर के इंतज़ामात, सेंट्रल हज कमेटी के इंतज़ामात और सऊदी गवर्नमेंट के इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहे। सब खुश है और हम सबकी दुआ है कि जो जो डिपार्टमेंट ने काम किया अल्लाह ताला सबको अजर दे और जितने भी लोग हज करके अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। 21 फ़्लाइटें हैं, जिसमें से पहली फ़्लाइट आई है, फिर दोपहर में एक है। ये सिलसिला 10 दिन तक चलते रहेगा। हमारा स्टाफ 24 घंटे यहाँ मौजूद रहेगा, सबको रिसीव करेगा।